Hey guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will do Psychology Lecture 4, the final mastery. Variations in psychological attributes, that is chapter 1. Okay, today we will not complete it. बहुत lectures लगेंगे complete करने के लिए. एमपी बोर्ड स्पेशल टॉपर स्क्वाड वन शॉट भी आएगा इस चैप्टर का. ठीक है, जब चैप्टर ओवर हो जाएगा, आपको पता है जब चैप्टर ओवर होता है तो मैं ऑब्वियसली वन शॉट भी ले आती हूँ चैप्टर्स के. ठीक है, और अगर आपको वन पेज नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ले आऊँगी. देखो, आप जो भी चाहते हो बस कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ले आऊँगी. ठीक है, पर सपोर्ट करो फिर मैं लाऊँगी. और अगर ये जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगी और आपसे नाराज़ हो जाऊँगी और फिर क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगी नहीं और ऐसे ही पढ़ा के चल जाऊँगी. वैसे मैं ऐसे पढ़ा के नहीं जाती क्योंकि मेरे दिल को भी तसल्ली नहीं मिलती कि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रही हूँ और मेरे को भी फिर अंदर ही अंदर वो होने लगता है. तो इसलिए आपको पता है कि मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकती. मेरा फ़ायदा मत उठाओ प्लीज़. सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे. ठीक है, और जो भी चीज़ चाहिए, वन पेज नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट our chapter, that is chapter 1, variations in psychological attributes. Backlog strategy, how to catch up. Now skipped lecture 1 lecture 3, मतलब अगर आपने अब तुरंत इस लेक्चर पे आया, lecture 1 lecture 2 lecture 3 आपने नहीं देखा है, कोई बात नहीं. इधर भी मैं आपको lecture 1 lecture 2 lecture 3 का थोड़ा सा पार्ट बताऊंगी, पर लेक्चर 1 लेक्चर 2 3 लेक्चर 1 और 2 3 आप देख लेना. मतलब मैं प्रेफर करूँगी कि आप देख लो, कि इससे आपको सिर्फ लेक्चर 4 अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग कनेक्टेड है ना, तो इसलिए समझा तो दूंगी, इसमें आपको मतलब मेमोराइज करोगे आप. ठीक है, तो डोंट पैनिक, वी हैव अ बिल्ट ऑफ मेमोरी वॉल्ट in the lecture. If you memorize the next 3 slides, you have effectively recovered 80% of your previous lecture. Previous lecture से आपने 80% रिकवर कर लिया, अब बाकी 80% आप इससे करोगे. ठीक है, अब मतलब 100 आउट ऑफ 100 हमें लाना है ना साइकोलॉजी में. ओके, तो प्रो टिप क्या है? बुक मार्क द वीडियो फॉर 5-minute रिविजन बिफोर एग्जाम्स. अगर आपको लाइक 5 to 6 मिनट वीडियोस चाहिए कि आप बिफोर एग्ज़ाम्स में जाने से पहले ये लेक्चर, ये वीडियो देख के जाओ 5 से 10 मिनट का, कि सब रिवाइज हो जाए, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू डू इट. ओके, आई विल डू इट इफ़ यू राइट इट, इफ़ यू सपोर्ट इट. सो चैप्टर 1 वेटेज, देखो ये चैप्टर 1 बहुत वेटेज रखता है. द चैप्टर कवर्स कैरीज 13 मार्क्स इन द एमपी बोर्ड फाइनल एग्जाम. ठीक है, इट्स दी हाइएस्ट वेटेज, मतलब हाइएस्ट वेटेज है. ठीक है, इट्स दी हाइएस्ट वेटेज चैप्टर अलॉन्ग विद चैप्टर 2. चैप्टर 2 भी इतना ही वेटेज रखता है, पर ये सबसे हाइएस्ट है. ठीक है, तो MCQs आज आप एंड स्लाइड्स में मिलेंगे आपको. 3 to 4 MCQs, 2 mark 1 क्वेश्चन एंड 4 mark 2 क्वेश्चन. ठीक है, इसमें से ये एमपी बोर्ड का पैटर्न है कि MCQs 3-4 MCQs इस चैप्टर से आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का इस चैप्टर से, और 4 मार्क का 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया. मेमोरी वॉल्ट 1, लेक्चर 1 एसेंशियल्स. ठीक है, तो डेफिनेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अभी ये लो से हाईलाइट किया है ना, ये की पॉइंट्स है. ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. तो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. देखो, इसी लेक्चर में आप इसको मेमोराइज कर लो प्लीज़, क्योंकि पता है कि बाद में आप रिवीजन नहीं करोगे. रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ करो रिवीजन. मतलब रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लेक्चर ख़त्म हुआ, आप उसके बाद सीधे रिवीजन करो. ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपको करना है वो करो. ठीक है, अब डेफिनेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस. distinctiveness and variation among people's characteristics and behavior pattern. Eyes, do your eyes closed and memorize it. ठीक है, तो individual differences refers to distinctiveness and variations
among people's characteristics and behavioral pattern. ठीक है, नहीं आया एक और बात. Individual differences refers in distinctiveness and variations among people's characteristics and behavioral pattern. Understood? Now, अब आता है definition situationism. Definition जो आती है, देखो, exam tip, if you get angry at home, okay, we will do later. इसके बाद करेंगे. Situationism, the view that situations and circumstances in which is placed influence one's behavior. ठीक है, तो देखो डेफिनेशन सिचुएशनिज्म. अब हमने देख लिया इंडिविजुअल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू distinctiveness and variations among people's characteristics and behavioral pattern. फिर आप देखेंगे सिचुएशनिज्म की डेफिनेशन. सिचुएशनिज्म क्या बोल रहा है? सिचुएशनिज्म ये बोल रहा है the view that situations and circumstances, कुछ सिचुएशन या कुछ सर्कमस्टेंस आता है तभी हम सिचुएशन होते हैं ना. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, इफ यू गेट एंग्री एट होम बट स्टे काम इन क्लास, दैट इज सिचुएशनिज्म. अब क्या, आप घर पे हो, घर पे आप एंग्री रहते हो, अरे मम्मी ये क्यों बना दिया, नहीं ये नहीं बनाना, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं पापा ये नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है, अरे हाँ ये अच्छा है. आप घर पे ऐसे बोलते हो. स्कूल में यस मैम, स्कूल में आवाज़ ही नहीं निकलती. कुछ लोग होते हैं, यस मैम, कुछ समझ में नहीं आया, सुनना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तू हाथ ऊपर करके बोलना, अरे सुनना, तू हाथ करके बोल. ऐसा होता है स्कूल में. ठीक है, मेरे दोस्त थे. ठीक है, ये तो आप घर पे क्या बोल रहे हो, अरे पापा नहीं खाना, गुस्सा कर रहे हो, ये सब कर रहे हो. स्कूल में हाँ यस मैम, ओके मैम, यस मैम. और घर पे आके इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे करते हो. ठीक है, तो ये सिचुएशनिज्म है. घर का माहौल अलग, स्कूल का माहौल अलग. अब तो ये इसको ही समझ के आप इसका डेफिनेशन याद करो. क्या, the view that situations and circumstances in which, देखो एक बार कॉन्सेंट्रेट, the view that situations and circumstances in which one of in place, एक place में हो रहा है. ठीक है, तो the view that situations, सीधा आराम से, the view that situation and circumstances in which one is placed, उस circumstances में, उस situation में एक को रखा गया है, तो उसका जो वो situation है वो उसका behavior को impact करेगी. Influence over one's behavior, उस behavior को influence करेगी. ठीक है, अब आपको सब अच्छे समझ आएगा. तो the view that circumstances or that the view of situation or circumstances in which one is placed, मतलब एक आदमी को रखा है, किसी को भी रखा है, one is placed influence its behavior या one's behavior. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, घर पे आप, जैसे आप स्कूल से आए, ठीक है, स्कूल में आप इतने थक गए, अरे यार इतना ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर दूँ. जिस घर पे देखो क्या होता है, अब वो तो आप समझ गए. ठीक है, गुड नाइट. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ मेमोरी वॉल्ट 2 लेक्चर 2 एसेंशियल्स. लेक्चर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था वो देखो. एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स. एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक उसकी अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, मतलब उसमें इतनी पोटेंशियल है, या तो वो म्यूज़िक गाता है, बहुत अच्छा म्यूज़िक गाता है, मतलब उसकी स्किल्स ऐसी इतनी म्यूज़िक में, क्या बताऊँ, मतलब इतना सुरीला गाता है, क्या मस्त आता है, तो वो उसका एक अंडरलाइंग पोटेंशियल है.
इंडिविजुअल के अलग अलग पोटेंशियल, जैसे मेरा कोई अलग पोटेंशियल होगा, आपका कोई अलग पोटेंशियल होगा, किसी को म्यूज़िक का शौक होगा, किसी को गिटार बजाने का शौक होगा, किसी को पेंटिंग बनाने का शौक होगा, किसी हर चीज़ को अलग अलग शौक होता है। तो वैसे ही एप्टीट्यूड एंड इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल, एंड इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। इंटरेस्ट मतलब अलग अलग इंटरेस्ट, जैसे आप लोगों का हो सकता है कि आप लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, या हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हो, या किसी हिंदी में इंटरेस्ट हो, इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, मतलब अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं लोगों के। जैसे आप लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, या नहीं होगा तो हिंदी में होगा, नहीं होगा तो इंग्लिश में होगा, या हिस्ट्री में होगा, या पॉलिटिकल साइंस में होगा, या इकोनॉमिक्स में होगा किसी में तो होगा, 2-3 सब्जेक्ट्स में तो होगा, या 1-2 सब्जेक्ट्स में होगा। तो ये इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग, एक पर्सन को आप उसमें एंगेज करते। अगर किसी का इंटरेस्ट है डांस में, अगर सोच लो आपका इंटरेस्ट है ही नहीं पढ़ाई में, आपका इंटरेस्ट है डांस में, म्यूज़िक में, तो वो आपकी प्रेफरेंस है, वो आपको एंगेज रख रहा है, हर चीज़ को करने में एंगेज रख रहा है। मतलब आप जब म्यूज़िक कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, म्यूज़िक बजा रहे हो, अच्छे से गा रहे हो, तो ठीक है, तो ये इंटरेस्ट होता है। तो अ प्रेफरेंस, देखो, अ प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो अ प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर एक्टिविटीज, स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स, ठीक है, अलग से हटकर, दूसरों से हटकर। असेसमेंट मेथड, परीक्षा बोर्ड VVIP, देखो लिखा है VVVIP, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर। साइकोलॉजी टेस्ट किस लिए होता है? ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्टिव एंड मेथड मेजर, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेथड मेजर। केस स्टडी, आप किसी की केस स्टडी इन डेप्थ में, अगर मैं आप लोगों की स्टडी कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बहुत अंदर से जानूंगी। मैं आप लोगों के मम्मी पापा से पूछूंगी कि इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या है, तो वो सब मैं आपसे पूछूंगी। मतलब पूरी हिस्ट्री जानूंगी कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब फ्यूचर इसको क्या बनना है, फ्यूचर में इसको क्या करना चाहिए, वो सब, ठीक है। तो केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ इंक्वायरी आप कर रहे हो उसकी। तो इन डेप्थ इंक्वायरी इनटू अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री, पर्सन का पास्ट क्या है, प्रेजेंट कैसे चल रहा है, और फ्यूचर में क्या करना चाहता है, वो सब। सेल्फ रिपोर्ट, पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स, मतलब खुद के लिए वो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने आज एक टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है, टू डू लिस्ट बनाई, तो आज मैंने क्या किया, अच्छा ये कर लिया, ठीक है, ये भी कर लिया, अच्छा ये भी कर लिया, अच्छा ये नहीं किया, ओ भूल गई, अच्छा कल के, फिर ये अगर टाइम है तो आज कर लिया, नहीं तो कल के लिए पोस्टपोन कर दिया। सेल्फ रिपोर्ट बनाई, अच्छा आज मैंने साइकोलॉजी का ये चैप्टर किया, अच्छा आज मैंने ये वाली की, अच्छा हाँ, तो ये मतलब आपने सेल्फ रिपोर्ट बनाई कि मैंने आज क्या क्या किया, तो वो होता है। अब फिर हमने देखा था मेमोरी वॉल्ट 3, दैट इज लेक्चर 3 एसेंशियल्स। साइकोमेट्रिक वर्सेस इन्फो प्रोसेसिंग। साइकोमेट्रिक मतलब कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि दिस इज अ की पॉइंट, अगर ये नहीं हुआ मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक अगर पूछा गया कि साइकोमेट्रिक क्या होता है, तो ये लिख देना, कंसिडरेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन अ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, बहुत सारी, एग्रीगेट मतलब बहुत सारी, तो कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज अ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। स्ट्रक्चर फोकस, इन्फो प्रोसेसिंग मतलब डिस्क्राइब द प्रोसेस यूज्ड इन रीजनिंग। इन्फो प्रोसेसिंग मतलब रीजनिंग, आप उससे पूछ रहे हो कि क्या रीजन है, तो डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, प्रोसेस फोकस। ये स्ट्रक्चर फोकस है साइकोमेट्रिक, और इन्फो प्रोसेसिंग कौन सा, प्रोसेस फोकस, ठीक है। अब आता है गार्डनर्स इंटेलिजेंस, जो गार्डनर्स 8 इंटेलिजेंस पढ़े थे अगर आपको याद हो तो। लिंग्विस्टिक पढ़ा था हमने, लॉजिकल मैथ पढ़ी थी, स्पैटियल पढ़ा था,
और क्या पढ़ा था, स्पैटियल पढ़ा था, न्यूरलिस्टिक पढ़ा था, इंट्रा इंट्रा वो था इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, ये सब हमने पढ़ा था। न्यूट्रलिस्टिक में देखो जो जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें। न्यूट्रलिस्टिक में सेंसिटिव टू फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब नेचरलिस्टिक मतलब नेचर से प्यार है उसे, जैसे मुझे मतलब बहुत नेचर से प्यार है, मतलब नेचर की आवाज़ है, जो चिड़िया चू नहीं, चिड़िया जो वो आवाज़ निकालती है, नेचुरल वॉइस, पीस, ये सब म्यूज़िक मतलब सॉरी पीस, नेचुरल वॉइस जो निकालती है चिड़िया, वो मस्त लगती है, वो ही मस्त लगती है भाई, क्या सुकून मिलता है दिमाग को। ठीक है, तो बोलते हैं इसलिए जल्दी उठो, वो चिड़िया की वॉइस सुनो, क्या मस्त वॉइस होती है चिड़िया से, सॉरी बर्ड्स की, क्या मतलब जब सुबह उठते हैं ना तो पीस लगता है, पीस, सब शांति होती है, मतलब बहुत। नेचर को जब आप देखोगे ना, जब आप फ़ोन से हटकर नेचर को देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नेचरलिस्टिक, मैं बहुत नेचरलिस्टिक पर्सन हूँ भाई, मुझे तो इन्वायरमेंट में इतना मज़ा आता है ना, मैं उसमें घुल जाऊँ। ठीक है, नेचरलिस्टिक मतलब सेंसिटिव टू फैक्टर्स, फीचर्स इन दी वर्ल्ड, क्या क्या फीचर्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, स्काई ऐसा है, ये बर्ड्स ऐसी हैं, बर्ड्स इतने अच्छे आवाज़ निकाल रही है सुबह सुबह, कुकड़ू ऐसे होते हैं। ठीक है, मज़ा आता है। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करें? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज लेक्चर 4. सो वी विल डू triarchic theory. Today we will do triarchic theory. Intelligence, Robert Standard Method. Okay, wait. Roberts, देखो triarchic थ्योरी है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी 1985, ये रेड से इसलिए है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? ट्रायर्किक थ्योरी। ये जो थ्योरीज है जिनके नाम है एल्बर्ट बेनेट और ये सब, ये याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं कभी भी। मैं आगे लाई थी ना पहले, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में, वैसे भी लाऊंगी। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, अब देखो इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है रॉबर्ट स्टर्निंग जो 1985 में आए थे, वो बोल रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है इज द एबिलिटी, देखो इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू शेप, टू अडॉप्ट, पहले अडॉप्ट करना, मतलब द एबिलिटी टू अडॉप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल, क्या बोला इसने? इसकी एक सिंपल सी बात है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाओगे, जैसे आप गांव गए, तो गांव के इन्वायरमेंट में अगर आप गए तो आपको वहाँ की भाषा, वो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या है वहाँ पे, वो सब मतलब उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को शेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि जैसे आप गए मनाली, तो मनाली के हिसाब से आपको कपड़े वपड़े लेके जाने पड़ेगी, अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट से आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको इतनी सी भी ठंडी मिल गई, अच्छी छींक आ जाती है, तो आपको वो स्कार्फ और वो सब पहनना पड़ेगा, उसको अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही बात है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना, अपने आप को अडाप्ट करो, अपने आप को उसी तरह से शेप करो। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल। ठीक है, अब ये 3 तरीके से होता है। पहला कॉम्पोनेंशियल, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स। कॉम्पोनेंशियल मतलब एनालिटिकल थिंकिंग। एक्सपेरिमेंटल मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब जैसे मैं क्रिएटिव थिंकिंग हूँ भाई, इसमें जगह दिख रही है, टेप लगा दो, अच्छा ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको हटाओ, नहीं ये गंदा लग रहा है, नहीं इसको हटाओ, अच्छा नहीं, हाँ इसमें ये वाला टेप लगा दो, अच्छा हाँ ये अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। तो वैसा। ठीक है, स्लाइड्स में भी कोई दिक्कत हो, नहीं सीधे इसको हटाओ, ये कलर बहुत बकवास है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये तो क्रिएटिव नेचर। जैसे आप लोग नोट्स बनाते होंगे, तो नोट्स को भी क्रिएटिव फॉर्म में बनाते होंगे, कभी ब्लैक पेन, कभी ब्लू पेन, कभी
पीला लाल पेन, कभी पीला पेन, कभी हरा पेन, कभी ग्रीन पेन, कभी ब्लू पेन, मतलब हर तरीके के पेन से लिखते होगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये येलो पेन से लिखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ठीक है पिंक पेन से लिख दिया, ये इतना ऐसा है तो रेड पेन से लिख दिया, मतलब क्रिएटिव, वो भी क्रिएटिव तरह से। तो एक्सपेरिमेंटल, आप बस एक्सपेरिमेंट करें, अच्छा ये ऐसा अच्छा लगेगा, ओके हाँ, अच्छा ये सूट इस पर अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं इस पर उस पर अच्छा लगेगा, कॉन्ट्रास्ट में आएगा, ऐसा। तो एक्सपेरिमेंटल। तो क्रिएटिव थिंकिंग, नॉवल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कॉम्पोनेंशियल दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा एक्सपेरिमेंटल मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, और तीसरा कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब अगर आप साइकोलॉजी में कुछ पढ़ रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हो कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हम वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकल करने की हम कोशिश करते हैं, तो वो होता है। तो कॉन्टेक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो हमने तीन चीज़ आज के एपिसोड में क्या पढ़ा, हमने ट्रायर की थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बारे में 1985 से, जिसने डेफिनेशन दी, द एबिलिटी टू अडाप्ट टू शेप एंड सेलेक्ट इन्वायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल। फिर हमने देखा कि इंटेलिजेंस को उसने तीन तरह से डिस्क्राइब किया है, कॉम्पोनेंशियल दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा उसने एक्सपेरिमेंटल मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, और तीसरा उसने कॉन्टेक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है तो ये नोट्स के हिसाब से लिखा है कि आप ऐसा बना सकते हो, पहले ट्रायर्कल थ्योरी, उसकी डेफिनेशन, फिर आप तीन ऐसे लाइन खींच सकते हो, इधर कॉम्पोनेंट क्या बोला, कॉम्पोनेंट, फिर इधर एक्सपेरिमेंटल, फिर इधर कॉन्टेक्चुअल। उसके नीचे लिखोगे आप एनालिटिकल थिंकिंग दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम, फिर एक्सपेरिमेंटल में क्रिएटिव थिंकिंग, नॉवल सॉल्यूशंस, और कॉन्टेक्चुअल में प्रैक्टिकल थिंकिंग दैट इज स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं नोट्स के लिए। अब आता है द पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इसके अंदर ही आता है पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, किसके अंदर, कॉन्टेक्चुअल के। अब पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में क्या होता है, तो पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी इसका ही पार्ट है कॉन्टेक्चुअल का। इसमें आए थे दास, नैगलिरी और किरबा, 1994 में आए थे दास, नैगलिरी और किरबा 1994 में आए थे। इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव। प्लानिंग मतलब आप प्लान करते हो चीज़ों को, तो सेटिंग गोल्स, चेकिंग एक्शंस। प्लानिंग मतलब ये कि आपको लाइक प्लानिंग, अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं शादी में जा रहे हो, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करते हो कि हाँ अच्छा ठीक है यहाँ पे, अच्छा हाँ इस साइड ना हम ये शादी के कपड़े रखेंगे, इस साइड नॉर्मल जो रूम में पहनने के कपड़े रखेंगे, अच्छा फिर यहाँ पे मेरी ज्वेलरीज होंगी, अच्छा यहाँ पे तुम्हारे कपड़े जो भी तुम्हें रखने हैं, लड़कों के अलग, ठीक, मतलब लड़कों के होते हैं ना, लड़के तो अच्छे से आराम से, अच्छा शादी के लिए ये रखो, अरे यही पहन लेंगे ना, कुर्ता सूट पहन लेंगे, हाँ ठीक है। हमारा क्या होता है, ये ज्वेलरी नहीं रखी, ये रखो, चलो ये चूड़ी नहीं रखी, ये बिंदी नहीं रखी, अच्छा ये भी रखो, ये भी रखो। तो हम वो प्लानिंग करके चलते हैं कि हाँ इस टाइम ये होगा तो इस टाइम हम ये पहनेंगे, अच्छा इस टाइम ये होगा तो इस टाइम हम ये पहनेंगे, हल्दी में ये पहनेंगे, मेहंदी में ये पहनेंगे, इसमें ये पहनेंगे, तो हम सारी प्लानिंग करके चलते हैं, ठीक है। तो वो प्लानिंग है, मतलब सेटिंग गोल्स। अब आप पढ़ने के पर्सपेक्टिव से देखो, अब आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में आपको क्या करना है, तो फ्यूचर में आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें ये बनना है, ठीक है। अब आपने उस जब आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि एक्शंस कैसे कैसे करने हैं। जैसे आपको ये बनना है, तो अच्छा इसके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, मतलब उसकी तरफ जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, आपने प्लानिंग किया, आपने एक गोल सेट किया, फिर आपने चेकिंग एक्शंस कि आप क्या कर रहे हो, उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर अटेंशन अराउजल, फोकसिंग ऑन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए सही है, आपके गोल के हिसाब से सही है,
तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन आप लिख लेते हो या मेमोराइज कर लेते हो या कहीं बोर्ड वोर्ड पे लिख लेते हो कि आपको याद रहे। तो वो होता है अटेंशन अराउजल की फोकसिंग ऑन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, नॉट ऑन रबिश इन्फॉर्मेशन। फिर आते हैं सैमल्टेनियस, सी रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स। हम जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं इसके और इसके बीच में ये रिलेशंस है। इसके इकोनॉमिक्स में जैसे हमने पढ़ा कि अच्छा ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अच्छा ये ऐसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अच्छा ठीक है, फिर हमने इसमें देखा तो वो साइमल्टेनियस मतलब रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन एलिमेंट्स, प्राइस और डिमांड के बीच में। फिर सक्सेसिव, रिकॉलिंग इन्फो इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्लानिंग कर ली, पहला स्टेप प्लानिंग कर ली, फिर उसका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख लिए, अटेंशन अराउजल हो गया। फिर साइमल्टेनियस उसका रिलेशनशिप देख रहे हो बिटवीन एलिमेंट्स। फिर सक्सेसिव, फिर आप उसके हिसाब से जो भी आपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके ऑर्डर में आप उसको पढ़ रहे हो। तो सक्सेसिव मतलब रिकॉलिंग इन्फो इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। रिकॉलिंग जो आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें एक एग्जाम्पल है, देखो CAS टेस्ट। CAS टेस्ट मतलब कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। CAS टेस्ट मतलब कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम मेजर्स दिस प्रोसेस और फॉर ये जो प्रोसेस होती है 5 to 18, जैसे हम लोग, तो हम लोग भी इसी एज पे लाई करते 5 to 18 ईयर्स। आप लोग 18 ईयर्स के होने वाले होंगे, तो 5 to 18 ईयर्स तक ये CAS टेस्ट होता है। CAS टेस्ट मतलब कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट सिस्टम। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम देखा जाता है कि आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो, किस तरह से प्लानिंग कर रहे हो, किस तरह से अटेंशन अराउजल कर रहे हो, कैसे साइमल्टेनियस कर रहे हो, उस तरह से उसको रिकॉल कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से रिकॉल कर रहे हो स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो वो 5 to 10 के 18 के एज के ग्रुप के स्टूडेंट्स में देखा जाता है, CAS टेस्ट होता है। ठीक है, फिर आता है ठीक है, तो इतना समझ में है, पास मॉडल है। CAS टेस्ट याद रखना, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, cognitive assessment system measures the process between age of 5 to 18। ठीक है, अब नाउ नेचर वर्सेस नर्चर ट्विन सीक्रेट्स। कोरिलेशन ऑफ IQ। ट्विन सीक्रेट्स मतलब कि दो ट्विन्स है, अगर लड़का लड़की या लड़का लड़की, लड़का लड़की या लड़की लड़की, लड़का लड़का, तो जो दो ट्विन्स है उनमें IQ सेम कैसे रहता है, IQ कितना सेम रहता है, कितना डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, जैसे कि अगर कोई ट्विन्स भी हो तो वो इतना वो सेम नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा मूवी थी, कौन सी मूवी थी, ट्विन्स की मूवी थी यार, जो वरुण धवन की थी, नहीं वो वेट यार, दो मूवी थी, एक तो किसी की थी, तो वो मतलब इधर से उसको घुसा पड़ा तो वहाँ से भी उसको इधर से घुसा पड़ा, एक तो इनको घुसा पड़ा तो उधर से उसको घुसा पड़ा, एक इसको झप्पी मिली तो उसको भी उधर से झप्पी मिल गई। तो मतलब ऐसा वो था, वो तो ऐसे मूवीज़ थी। ठीक है, अब जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो अगर ट्विन्स भी हैं, दो ट्विन्स हैं, तो वो इतने सेम नहीं होंगे, कि इतना प्रोमिनेंट थिंकिंग नहीं होंगे, कि इसकी थिंकिंग अगर ये है, ये क्रिएटिव थिंकिंग सोच रहा है तो ये प्रैक्टिकल थिंकिंग सोच रहा है, ये कॉन्टेक्चुअल है और ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा मतलब सेम नहीं होंगे, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये भी एक्सपेरिमेंटल, नहीं उसके बिहेवियर सेम होंगे, इसके बिहेवियर सेम होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका बिहेवियर, अगर उसका बिहेवियर ऐसा हुआ तो इसका भी बिहेवियर ऐसा होगा, इसका बिहेवियर एरोगेंट हुआ तो इसका बिहेवियर भी एरोगेंट होगा, नहीं इसकी IQ लेवल इतना हुआ तो इसका भी IQ लेवल इतना होगा, नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे वो ट्विन्स हो चाहे वो कोई भी हो, अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम इनका IQ देखेंगे कि कितना परसेंट इनका IQ सेम होता है। अब देखो, कोरिलेशन ऑफ IQ दैट इज आइडेंटिकल ट्विन्स, अगर दोनों ट्विन्स लिख रहे हैं तो उनका IQ होगा 0.90, मतलब 0.90 तक वो सेम है, सेम सोचेंगे, सेम करेंगे, 0.90 सिर्फ इतना उनका सेम है, बाकी तो अलग है। फिर आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब अपार्ट, आइडेंटिकल ट्विन्स अपार्ट, तो 0.72।
फ्रेटर्नल ट्विन्स टुगेदर, जो फ्रेटर्नल ट्विन्स टुगेदर होते हैं ना, उनका 0.40। फिर अडॉप्ट, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल लोगों का बच्चा नहीं होता तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनका हिसाब से जो चिल्ड्रन का IQ कितना होगा, 0.25 से लेकर 0.38, मतलब 0.25 से लेकर 0.38, मतलब एक सेम नहीं है, डिफरेंट है बहुत। तो कंक्लूजन, हेरिडिटी सेट्स द रेंज, एनवायरनमेंट डिटरमाइंस वेयर यू फॉल इन दी, मतलब एनवायरनमेंट डिटरमाइन करती है कि किस रेंज पे आप फॉल करते हो, या आप 0.90 की रेंज में फॉल करते हो, 0.72 की रेंज में फॉल कर रहे हो, या 0.38 के रेंज में फॉल कर रहे हो, तो वो एनवायरनमेंट डिसाइड करेंगे। हेरिडेट विद द रेंज सेट्स द रेंज, मतलब हेरिडेटरी भी सेट करती है उसकी रेंज। मेजरिंग इंटेलिजेंस, द IQ फॉर्मूला, ये जो IQ फॉर्मूला ये किया है विलियम स्टर्न ने 1912 में। विलियम स्टर्न ने 1912 में क्या किया था, मेजरिंग इंटेलिजेंस, उन्होंने एक IQ फॉर्मूला निकाला था कि इसके थ्रू हम IQ को मेजर कर सकते हैं। तो ही इन्वेंटेड द IQ कॉन्सेप्ट, एल्फ्रेड बेनेट एंड थियोडोर साइमन ने और एल्फ्रेड बेनेट ने मिलकर ये IQ का फॉर्मूला दिया। गेव द फर्स्ट फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कि IQ का फॉर्मूला IQ इज इक्वल्स टू MA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100, मतलब कि MA मतलब होता है मेंटल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, जैसे 10 ईयर्स आपकी एज है और मेंटल एज आपकी 7 है, तो आप इसको 7/10 इंटू 100 करोगे तो दैट विल बी कि, अब देखो इसको करके दिखाती हूँ, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 7 है, मेंटल एज 7 है, और आपकी क्रोनोलॉजिकल जो आपकी एज है वो 10 है, 10 ईयर्स है, इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 गया, 7 इंटू 10 करेंगे, आंसर विल बी 70। तो आपकी 70 IQ है, IQ इज 70, अंडरस्टूड। आगे आंसर देन, ठीक है। तो ये IQ का फॉर्मूला है। आई डोंट नो कि टीचर्स को ये बहुत पसंद है फॉर्मूला, सबसे पहले आके रख देंगी, बेटा IQ का फॉर्मूला बता, IQ का मतलब क्या है ये सब बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है, मतलब ज़्यादातर, मतलब टीचर्स को ना इससे बहुत प्यार है, ऐसा टाइप का, पहले IQ जाननी है टीचर को, ठीक है। तो IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। IQ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व, अबव 130 वेरी सुपीरियर जीनियस, मतलब अगर अबव 130 है तो मतलब बहुत सुपीरियर, बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है वो। 90 से 109 मतलब एवरेज 50% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 50% ऑफ पॉपुलेशन एवरेज होता है, 90 से 109। बिलो 70 मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब उनको कुछ डिसेबिलिटी के कारण वो इतना बढ़ नहीं पा रहे, बिलो 70 है, ठीक है। तो IQ का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो द IQ फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये IQ फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वी विल नॉट स्टडी इन दिस क्लास, ओके। सो ये फोटो कैसे हिल गई पता नहीं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तुम्हें खुद को पाना है, सो बिकम अ रैंकर इन 2026-27 टॉपर स्क्वाड। सो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तुम्हें खुद को पाना है, तो वी विल बी द रैंकर्स ऑफ दिस ईयर 2026-27, द टॉपर स्क्वाड। सो द क्वेश्चन आंसर्स, एग्जाम रूम, जैसे आप हॉल में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, चैप्टर 1 मॉक टेस्ट हो रहा है, 15 मार्क्स, ठीक है। तो ये देख लेना, ऑल क्वेश्चंस आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन परीक्षा बोर्ड एंड प्रीवियस बोर्ड प्रेपरेशंस, ओके। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये सब है, ये ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो टोटल 15 मार्क्स का है, टोटल कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, ठीक है। सो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तुम्हें खुद को पाना है, सो बिकम वी विल बी द रैंकर दिस ईयर 2026-27 आर टॉपर स्क्वाड। सो बाय गाइस, लव यू ऑल। ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको दिए हैं 15 मार्क्स के कर लेना, और अगर
नीचे MCQs के आंसर दे सकते हो तो दे देना, और कुछ भी मैंने जो पूछा था 1 पेज नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आपको 5 to 10 मिनट्स का रिविजन वो भी चाहिए तो आप जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रेक इट। सो जस्ट try to write things in the comment section what you want. So okay, bye guys, love you all. Do this, do this the MP board question paper, and bye guys, all the best, bye bye, love you all, bye bye.